नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ है देश की जाने मानी इतिहासकार मृदुला मुखर्जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुला जी। और दर्शकों को बता दें कि मृदुला मुखर्जी वो इतिहासकार है जो कि जेएनयू में रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुकी हैं और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की डायरेक्टर रह चुकी हैं, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की सदस्य रह चुकी हैं, उससे भी जुड़ी हुई हैं। और स्वतंत्रता के इतिहास में किसानों का क्या पूरा योगदान रहा है, उस पर भी मृदुला जी ने बहुत सारा काम किया है। और आपको बता दें कि आज मृदुला जी से बात करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि महामारी के बीच में 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इस समय राजपथ के आसपास बन रहा है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संशय है। और बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, इतिहासकारों ने चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि इस महामारी के बीच में इस बड़े विशाल प्रोजेक्ट को हमें रोक देना चाहिए। तो आज इन सारी चीजों पर हम मृदुला मुखर्जी से बात करेंगे। मृदुला जी, जो मेरा पहला सवाल है कि इतिहासकारों के मन में इस समय सबसे ज्यादा क्या संशय है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, जिसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं, वो पूरा जो एरिया है वो एक तरह से एक आर्किटेक्चरल हेरिटेज है हमारा। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का और पूरे विश्व का। अब क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बनाया था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसे नष्ट करते। था वो एक पर्सपेक्टिव उनका तो था, नेचुरली एक इंपीरियल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बनाया था। परंतु उसके लिए उन्होंने बहुत जाने माने आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस को बुलाया था। एडवर्ड लुटियंस, फिर हावर्ड बेकर, बहुत विश्व के जाने माने जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने इसका पूरा कंसेप्शन किया। और जो भी जानता है इस एरिया को, जिसने देखा है, वो ये तो मानेगा कि ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही सुंदर एक पूरा उसका कंसेप्शन है, जिसे आज हम लिटियंस दिल्ली भी कहते हैं। उसका पूरा जो एक उसका जो एक पूरा एक इंटीग्रेटेड एक विजन है उस पूरे एरिया का, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन और जो ऑफिस ब्लॉक्स है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, फिर वो रायसीना हिल से नीचे आते हुए दोनों साइड में पूरे जो लॉन्स हैं, इंडिया गेट लॉन्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसके दोनों साइड्स में जो बिल्डिंग्स हैं, और फिर आते हुए इंडिया गेट का पूरा कंसेप्शन, आगे जाते हुए वो कैनोपी है, फिर उधर नेशनल स्टेडियम, तो पूरा जो कंसेप्शन उस सेंट्रल एरिया का है। और फिर उसके इर्द गिर्द जो सारे रोड्स जो है, जो उससे रेवरबरेट करते हैं, पूरे राउंड अबाउट्स का, जैसे जिन्हें आज हम जनपथ, राजपथ कहते हैं, और दूसरे भी, वो अकबर रोड है, बहुत सारे जो पूरा एरिया ही है, उसका उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। वो एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है। आप उसके किसी एक हिस्से को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सबसे बुरी बात यह है कि वो पूरा जो एक इंटीग्रेटेड कंसेप्शन है, उसके बारे में लगता नहीं है कि जो लोग ये नया प्रोजेक्ट बना के लाए हैं उनको उसकी समझ है। आप एक उसमें से हिस्सा निकाल के आप कह रहे हैं कि हमने शुरू हुआ ये यहाँ से बात कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो काफी नहीं है। उसके पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा, राज्यसभा और वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनकी जरूरतों के लिए हमें एक बड़ा बिल्डिंग चाहिए। एक तो बात यह है कि पार्लियामेंट के ऑलरेडी एक्सटेंशंस बन चुके हैं। एक पार्लियामेंट एनेक्स ही बिल्डिंग है, एक पार्लियामेंट के साथ ही एक और बिल्डिंग है जिसमें आप तो जानती होंगी, उसमें लोकसभा टीवी का भी ऑफिस है, वहाँ म्यूजियम है। 2 बिल्डिंग्स एडिशनल ऑलरेडी बन चुकी हैं पार्लियामेंट की जरूरतों को पूरी करने के लिए। पार्लियामेंट एनेक्स में जैसे लाइब्रेरी है,
तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस वहां नहीं क्रिएट करी गई एडिशनल, जो कि पार्लियामेंट के ऑफिसेज और उसके सब काम में आते हैं। तो ये मुझे लगता है पहले तो कि हम ये पूरा डिसीजन कि अब लोकसभा राज्यसभा जहां उनकी इस वक्त जगह है, जो सीट है, वहां नहीं बैठेंगे, कहीं और बैठेंगे, ये पूरा कंसेप्शन ही मुझे एक तो गलत लगता है, क्योंकि एक हिस्ट्री का भी अपना एक मायना होता है। आफ्टर ऑल यूनाइटेड किंगडम में देखिए तो वेस्टमिंस्टर जो हॉल है जहां पार्लियामेंट बैठता है उनका, वो कितने 100 साल पुराना है। आप देखेंगे, आपने फोटो जरूर देखे होंगे जब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट्स होते हैं, तो हमारे तो बहुत खुली खुली जगह है, वो तो एकदम ऐसे लगता है कि छोटी बेंचों पे बैठे हुए हैं और एकदम से आमने सामने बात कर रहे हैं। तो पर वो कभी भी बदलेंगे नहीं उसको, क्योंकि उस पे एक पूरा इतिहास जो है, एक जीवित इतिहास उस बिल्डिंग के अंदर है। बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, वो आपके इतिहास की एक पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। तो इसलिए तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो पूरा आइडिया ही है कि ये यही सेंट्रल हॉल जहां हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर की सेरेमनी हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने हैंड ओवर करा पावर 15 अगस्त के मिडनाइट में हिंदुस्तान को। आप उसकी पूरी सिग्निफिकेंस जो है आप नहीं समझते हैं वहां की। यही इसी लोकसभा में यही पे भगत सिंह ने बम फेंका था। कितनी कितनी कहानियां, कितने इतिहास इसके अंदर है। यही पे जवाहरलाल नेहरू खड़े होके बातें करते थे, स्पीचेस देते थे। सारे हमारे जितना इतिहास रहा, इतने प्रधानमंत्री, इतने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो पार्लियामेंट में रहे हैं, उन सबका इतिहास इसके अंदर निहित है। लेकिन तो मृदुला जो जी, ऐसी, जी आपको लेकिन हाँ क्यों बोलिए। लगता है मृदुला जी कि ये जो पूरी जो एक कवायद है सरकार की तरफ से कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री है और पास्ट के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी इतिहास को सरकार ऐसा लग रहा है कि खत्म करना चाहती है। और सिर्फ खत्म ही नहीं, खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाली जनरेशंस हैं वो इसके बारे में कभी जानेंगी ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि इनका अपना इतिहास जो है इस इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, हम्म। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट है उसके इतिहास से। तो शायद इन लोगों को उस इतिहास के साथ इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं महसूस होता। हम्म। और फिर आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में सबको मालूम है कि बीजेपी जो है, इनके जो पूर्वज थे जैसे जनसंघ, उसके पहले हिंदू महासभा और फिर आरएसएस जो है, इनका पॉलिटिक्स अलग रहा है। इनका पॉलिटिक्स हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि एक ये कारण हो कि उनको वो आइडेंटिफिकेशन नहीं फील होता, अपने अंदर से एक जो भावना होती है, वो भावना उनके अंदर वो नहीं होगी उस स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा लेगेसी है उसके साथ। आजादी के बाद भी बीजेपी की सरकार तो पहली बार 1998 में एक तरह से आए हैं, थोड़े दिन वो 96 में रहे। तो एक तरह से पूरे 50 साल का जो इतिहास है आजादी के बाद का भी, उसके साथ उसकी लगावट वो वैसी नहीं है। तो फिर भी दूसरे मुझे लगता है कि कुछ कहीं पे ना, एक क्या होता है कि कई बार पावर में आने के बाद जो है एक ग्रैंडियर का एक कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, जिसे मैं एक तरह से शाहजहां कॉम्प्लेक्स भी कह सकती हूँ। कि आपको लगता है कि आपको इतिहास पे अपनी एक छाप छोड़नी जरूरी है। हम्म? तो एक दिल्ली जैसे है, पुराना जो दिल्ली है उसको हम शाहजहानाबाद कहते हैं, उसका असली नाम तो वही है, क्योंकि वो शाहजहां ने बसाया था। हम्म? तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि आपको अपने बारे में हो सकता है इस तरह के एक ग्रैंडियोस नोशंस भी हो सकते हैं कि आप एक चेहरा बदल देना चाहते हैं शहर का,
ताकि उसके इतिहास के ऊपर आपका, आपकी पार्टी का, आपके जो व्यू पॉइंट है उसका नाम जो है वो गढ़ जाए। तो एक अलग टाइप का कंसेप्शन आप देना चाहते हैं पूरे शहर को। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, सरकारें तो आती जाती हैं, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है और सभी मानते हैं कि हम प्रजातंत्र का हिस्सा हैं। तो कोई भी सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता पार्टी की हो, कल को किसी की भी हो सकती है, कोई और फ्रंट आ जाएगा, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, सीपीएम है, कितने पार्टीज हैं हमारे देश में, बहुत अलग अलग विचारों वाली पार्टीज हैं। तो परंतु जब आप एक इस तरह के पूरे एक शहर के कंसेप्शन के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस सोसाइटी में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक होना चाहिए कि आप जो है उसके नेशनल कैपिटल का, क्योंकि वो हिस्ट्री जो है वो हम लोगों की भी हिस्ट्री है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की लेगेसी नहीं है। आप पावर में आ गए इसका मतलब आप हर एक चीज के ओनर तो नहीं बन गए ना, कि हम आप मकान मालिक है कि जिसको मर्जी जैसे तोड़ दीजिए, तोड़ के हम नया बना देंगे, नए बिल्डिंग बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमको छोटा लग रहा है तो घर को ही तोड़ के दोबारा बना देंगे, नहीं। आपको सुनिए, आपको एक नया कैपिटल बनाना है ना, बड़े एग्जांपल्स हैं हिंदुस्तान में। अहमदाबाद में एक नया कैपिटल बना गांधीनगर में, आप मलेशिया चले जाइए, उनका कुआलालंपुर का एक नया कैपिटल बना हुआ है बाहर जाके। अगर आपको कुछ नया ही बना के दिखाना है तो आप एक नया बना दीजिए कहीं पे, अपना एक विजन बनाइए। इस विजन को क्यों खराब कर रहे हैं? मैंने कहा ना, एक इंटीग्रेटेड विजन है, आप इसके एक हिस्से को इस तरह से खराब करके तोड़ के आप उसको पूरे को छेड़ दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैम, जो मेरा सवाल था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो माइंडसेट है मोदी सरकार का कि पूरे इतिहास को बदल दो ताकि आने वाली जनरेशन सिर्फ उन्हीं को याद करे, और मैंने नहीं देखा कि इसके पहले का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो और उसने ये कहा हो कि नहीं, हम पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग और पूरी नेहरू लेगेसी को बिल्कुल खत्म करके और हम एक बिल्कुल नया आशियाना बसाएंगे। तो ऐसे माइंडसेट को क्या कहेंगे? ये जो पॉलिटिकल माइंडसेट है कि पूरे इतिहास को बदल दो, ये क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है बेसिकली? ये कैसा माइंडसेट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी चीज को, कोई लेगेसी को एक्सेप्ट करने के लिए ना, जो दूसरे किसी ने दी हो, एक आपको अपने में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर थे, उनमें अपने में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था उनको बिल्कुल भी अंग्रेजों के खिलाफ। वो उनसे लड़े थे पर उनकी हेरिटेज को एक्सेप्ट भी कर सकते थे। तो आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा कि ये जो लोकसभा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल असेंबली जिसको वो कहते थे, उसको हम तोड़ के नई बनाएंगे क्योंकि ये तो अंग्रेजों ने दी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वाइसरॉयज हाउस जो है, जो अब राष्ट्रपति भवन बन गया है, उसको हम तोड़ के नया बनाएंगे क्योंकि अंग्रेजों ने दिया गया है। जो एक पास्ट है, और इवन स्टैच्यूज वगैरह बहुत देर तक हिंदुस्तान में लगे रहे क्योंकि ये फीलिंग नहीं थी कि हर कुछ जो है पास्ट का, उसको डिस्ट्रॉय करके हमें नया बनाना है। जो चीजें होती हैं उनको बहुत बारी एक्सेप्ट करके आगे चलना होता है। बहुत साल तक तो वाइसरॉयज के नाम पे जो रोड्स थे वो नाम भी चलते रहे थे। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत छोटी होंगी, वेलेस्ली रोड फॉर एग्जाम्पल, डलहौजी रोड। मेरे बचपन में तो हम लोग, ये बाद में दूसरे नाम रखे गए हैं, ठीक है, वो भी जब हुआ आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस बिल्ड हुआ कि वाइसरॉयज के नाम हटाए जाए, दूसरे रखे जाए, फिर मुगल एम्परर्स के नाम पे रोड्स रखे गए, तो अभी फिर वो औरंगजेब रोड की कंट्रोवर्सी हो गई, वो हटा दिया गया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत टसल चलता रहता है नाम को लेके, इसको लेके, पर जहां तक एक बिल्ट हेरिटेज की हमारी पूरी बात है, उसको इतनी जल्दी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि तो आपने नहीं, एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा कि इसका कारण क्या है, तो मुझे लगता है कि कहीं पे
अपनी लेगेसी को एक्सेप्ट करना जो कि आपकी ना हो, उन लोगों के देन हो जिनके साथ आप पूरी तरह एग्री नहीं भी करते हो या उनसे डिसएग्री भी करते हो, उसके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और वो सेल्फ और कॉन्फिडेंस मोदी सरकार में नहीं लग रहा है। शायद दे आर उनमें सफरिंग शायद फ्रॉम एन नहीं होगा, हाँ, नहीं मे बी आप, मे बी they are मे बी suffering from an inferiority complex where they cannot accept the legacy of the Britishers. मैं ये एज ए हिस्टोरियन, मैं मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं है, तो क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूं, मैं यही स्पेक्यूलेट कर सकती हूँ कि ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं तो मुझे सच में समझ नहीं आता, मैंने बहुत समझने की कोशिश की है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ हो रही है। पूरे जो सारे उद्योग भवन, कृषि भवन, ये सब डिस्ट्रॉय करना, नेशनल आर्काइव्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, नेशनल म्यूजियम जो कि एक इतना आइकॉनिक बिल्डिंग है। और दूसरी बात है ना, आप आसानी से ये जो जहाँ पे आपके दस्तावेज रहते हैं, जहाँ पे आपके कल्चरल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कोई भी उनको कभी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि जब भी ये डिस्टर्ब किए गए हैं, इनके बहुत सारे जो ट्रेजर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि एज इट इज, जैसे मैं आर्काइव्स का आपको बता सकती हूँ, मैंने आर्काइव्स में बहुत साल तक रिसर्च करी है, वहाँ की जो फाइल्स हैं कैसे रखी जाती हैं, उनकी क्या हाल है, उसके साथ मैं बहुत फेमिलियर हूँ। एक तो बहुत सारा मटेरियल वैसे ही बहुत फ्रेजाइल होता है, उसकी ऐसी हालत ही नहीं होती कि आप उसको बार बार डिस्टर्ब करो। उसको प्रिजर्व करना ही एक इतना बड़ा काम होता है नो। और दूसरी बात उसकी होती है, उसका जो पूरा एक सिस्टम होता है, जिस तरह वो रखा गया है, जब भी हमने वो सिस्टम डिस्टर्ब किया है ना, उसको रिट्रीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत लॉस होता है। कहीं भी आप दुनिया में पूछ लीजिए, अच्छे से अच्छी जगह में जो है, जब ऐसे ट्रांसफर्स किए गए हैं वहां पे बहुत मुश्किल होता है। और हमारे सिस्टम्स तो आपको पता ही है, कितना आप गारंटी कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आप एक लोअर लेवल ऑफिशियल जो स्टाफ है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे ये जो सारी शिफ्टिंग विफ्टिंग के लिए, यू नो। ना ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटाइजेशन हो चुकी है, कि बहुत बड़ा प्रेजर्वेशन का काम हो चुका है, कि मोस्टली तो हमारे पास सब प्रिजर्व्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तो बहुत फिक्र है। नेशनल म्यूजियम का भी मैं आपको कहूँ, अभी तक उसके अंदर जो ट्रेजर्स है ना बहुत सारे, उनकी इन्वेंट्री भी कंप्लीट नहीं है। बहुत है वहां पे, ट्रेजर्स ही ट्रेजर्स है। गैलरीज तो छोड़ ही दीजिए, उनके जो स्टोरेज में भी है उनकी पूरी इन्वेंट्री नहीं होती है। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि हम यहाँ से हटा के कहीं और संभाल के रख लेंगे, फिर नई बिल्डिंग उसकी जो बनेगी उसमें हम डिस्प्ले करेंगे करेंगे, मुझे तो सोच के ही बहुत डर लगता है कि हम कितनी अपनी हेरिटेज जो है वो खो देंगे इस प्रोसेस में। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इतिहासकार, म्यूजियम के जो डायरेक्टर्स हैं, म्यूजियम के एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर से जो है उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया है। इस चीज को लेके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, सर अनीश कपूर जैसे लोग, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के डायरेक्टर, दुनिया भर के लोग जो है उन्होंने सरकार को कहा है कि इसको आप दोबारा सोचिए। इसके अभी अभी एक हम लोगों का पिटिशन चल रहा है, हिस्टोरियंस का, स्टूडेंट्स का, एक हम साइन कर रहे हैं, इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको प्लीज इसको रिवर्स कीजिए, इसको बंद कीजिए। तो बहुत मैं देखती रहती हूँ हमारे ग्रुप्स में हमारे स्टूडेंट्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इतने एंक्शियसली मैसेजेस भेजते हैं, मैम क्या होगा, हमारे मटेरियल का क्या होगा, हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं हमारे इसके मटेरियल हमें इसके बाद कभी मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस तरह की एंजाइटी है रिसर्चर्स के अंदर, स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस के अंदर इसको लेके। लेकिन मैम सरकार इस चीज को रियलाइज नहीं करती है कि ये जितनी भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्काइवल मटेरियल है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इन सब के रीलोकेशन को लेकर कितनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और जैसा आपने कहा और सही भी है कि इस रीलोकेशन में कितनी सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, ये शायद सरकार रियलाइज ही नहीं कर रही है। देखिए, आप जानती हैं कि ये अब अगेन इसकी मानसिकता क्या है ये तो साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, पर ये तो हमने देखा ही है कि सरकार में क्रिटिसिज्म सुनने की कैपेसिटी बहुत कम है।
एडवाइस बाहर से लेने की और एक्सपर्ट एडवाइस लेने की कैपेसिटी बहुत कम है, चाहे वो कोविड को कैसे संभालना है, वैक्सीनेशन कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए हो, या कोई दूसरे मामले हो। एक तरह का क्या मैं उसको बोलूं, अहंकार है या अपने ऊपर बहुत बड़ा एक विश्वास है कि हम जो सोचते हैं और हमारे जो लोग सोचते हैं, और शायद एडवाइस भी बहुत नैरो सर्कल से वो लोग लेते हैं। हो सकता है कई बार पावर में आने के बाद क्या हो जाता है कि जो लोग आपके आसपास भी होते हैं वो आपको वही चीजें सुनाते हैं जो उनको लगता है आप खुश होंगे सुन के। तो इंक्रीजिंगली आप जो है एक नैरो दायरे में फंस जाते हैं जहां आपको सुनाई भी नहीं देता, बताने वाले भी लोग नहीं होते जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो आपको मुंह पे बता सके कि देखिए इसमें ये खतरे हैं। ऐसे लोग बहुत आसानी से मिल जाते, हाँ कोई बात नहीं, ओ ये तो बहुत आराम आराम से हो जाएगा, हम देख लेंगे, बहुत संभाल के करेंगे, हाँ हाँ। ये ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं आपको कहने वाले। पर जो लोग सच में, जिनके दिल में दर्द है इन ट्रेजर्स के लिए, सच में जिनके दिल में प्यार है इस आर्काइव्स के लिए, जिन्होंने काम किया हुआ है, जिनको मालूम है, वो अफसर जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उन्होंने कभी आर्काइव्स की शक्ल भी नहीं देखी होगी, उन्होंने कभी उसके स्टैक्स में जाके के एक फाइल को हाथ भी नहीं लगाया होगा। वो वैसे होंगे जिन जो अपने रिकॉर्ड्स जब उनके सामने आते हैं कहते हैं अरे ये पुराने रिकॉर्ड का क्या फायदा, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है, एक सेंस जो है कि एक ये इतिहास जो है ना, ये किसी इंडिविजुअल का ना ही प्रॉपर्टी होती है और ना ही लेगेसी होती है, ये पूरे देश की होती है। तो हम उसके ट्रस्टी हैं, हमारी जेनरेशन भी उसकी ट्रस्टी है। हमारे को हक नहीं है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बिहाफ पे डिसीजन ले लें कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है ऐसी चीजें जो हमें आज इंपॉर्टेंट नहीं लगे, हमारे बच्चों को इंपॉर्टेंट लगे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के जनरेशन को इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि तब तक समझ और बहुत बदल जाएगी। 3 जनरेशन पहले क्लाइमेट चेंज की किसको अकल थी? ठीक है, तो आप सोच सकते थे कि अरे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के मटीरियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं इनका क्या वैल्यू होगा, पर आज उनका इतना वैल्यू है। दुनिया भर में आप देखेंगे जो रिसर्च हो रहा है वो स्टडी करता है कि 100 साल पहले, 150 साल पहले वेदर पैटर्न्स क्या थे और कैसे बदले हैं लॉन्ग टर्म में। तो मेटीरियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आज इतने ज्यादा वैल्यूबल हो गए, और अगर आपके पास नहीं होंगे पुराने मेटीरियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स तो फ्यूचर का जो रिसर्च है, प्लैनेट का एक जो लेगेसी है, वो लेगेसी भी सिर्फ आपकी पर्सनल या नेशनल नहीं होती है, आप एक दुनिया का भी हिस्सा है। मैं जाके रिकॉर्ड स्टडी करती हूँ, तो मैं यूके में भी रिसर्च करती हूँ, मैं यूएसए में भी जाके रिसर्च करती हूँ, ये तो सिर्फ मेरी लेगेसी नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैम, जो आपने बातें बताई हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से बहुत एंग्शियस हैं, कि जिनकी ऑलरेडी रिसर्चेस चल रही हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं उन्हें वो आर्काइव्स वो एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इतिहास का आप क्या फ्यूचर देख रही है, भविष्य क्या है फिर इतिहास का? मोदी जी तो सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन इतिहास का भविष्य भारत में क्या होगा? ये एक बार जब सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जब बनेगा तो मुझे लगता है कि इतिहास भी इस वक्त एक बहुत एंडेंजर्ड डिसिप्लिन है, और इतिहासकार भी इस वक्त बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारे देश में, क्योंकि मुझे सारा हर समय लगता है कि कहीं ना कहीं से आपके प्रोफेशन पे और पूरे आपके जो सोच है, जो काम किया हुआ है, उस पे एक तरह से एक वार होता रहता है। आप सारा टाइम जो लगता है मुझे कई बारी कि डिफेंसिव मोड में रहते हैं। मालूम नहीं है कहाँ से क्या, कल कोई क्या कह देगा, कोई कह देगा, कह ही रहे हैं अरे ताजमहल भी शाहजहां ने नहीं बनाया था। अब भाई बताइए, अगर ताजमहल पे भी डाउट कर सकते हैं जबकि हमारे पास इतने दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि किसने बनाया, उस पर डाउट कहाँ से हो सकता है? पर आप कह सकते हैं कि तेजो महल उसका नाम था, कोई पता नहीं राजपूत रूलर ने बनाया था। अब कहने को तो आप मनगढ़ंत कुछ भी कह दीजिए। देखिए, तो ये मतलब इसलिए एज अ हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के नाते सच में हम लोगों को लगता है कि पता नहीं कल को हमें कौन से एब्सर्ड जो फॉर्मुलेशन है या नए
हमारे सामने चीजें रखी जाएंगी जिसको हमें काउंटर करना पड़ेगा, या उसको उसको हमें बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा जो काम है कि रिसर्च करना, बगैर बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी सोच के, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इस्तेमाल करके हमारे देश की, हमारे विश्व की जो इतिहास है उसको लोगों के सामने लाना, वो हमारा काम है। पर वो हमारा काम हमें करने कब दिया जाता है? सबकी, क्योंकि इतना समय हम लोगों का निकल जाता है काउंटर करने के लिए डिस्टॉर्शंस को, काउंटर करने के लिए फॉल्स जो फैक्ट्स, सो कॉल्ड फैक्ट्स जो हमारे सामने फेंके जाते हैं। तो ये भी एक बहुत वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है हमारे टाइम का। इतने बड़े बड़े हमारे इतिहासकार हैं, प्रोफेसर रोमिला थापर, वो 90 साल की उम्र की हैं। अब जितनी जिंदगी उनकी बची है, हम ये चाहेंगे कि वो नया काम करें। उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो डेटा है, जितना भी वो और लिख सकती है और बता सकती है, वो हमारा एक गेन होगा सोसाइटी का। इरफान हबीब हैं, वो भी 90 साल के। भगवान करे दोनों को बहुत लंबी उम्र दे, परंतु हम ये चाहते हैं कि उनका जो समय है, उनका पूरी जो नॉलेज है वो और सामने लाने में लगे। परंतु क्या करना पड़ता है उनको? कोई एक मन घड़ंत थ्योरी कहीं से किसी ने डाल दी, अब आप उसको काउंटर करते रहिए। ये एक वेस्ट भी तो है, एक नेशनल रिसोर्सेज का वेस्ट है ना। सारा टाइम हम नेगेटिव जो है, जवाहरलाल नेहरू की माँ कौन थी और नहीं थी, जबकि सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो किसके बेटे थे, कौन उनकी माँ थी, कौन उनके दादा थे। फिर भी सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा को मैं काउंटर करती रहूं। हर तीसरे दिन कोई मुझे फोन करके बोलेगा कि मैम ये जो अब ये सोशल मीडिया में है, अब मैं कहाँ तक काउंटर करूं? ऐसी एब्सर्ड चीजें। नहीं, आप सही कह रही है कि बहुत ही एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है समय का, रिसोर्सेज का। वाकई में ये सही बात है कि किस तरीके से इंसान प्रोपेगेंडा को काउंटर करता रहे, उसी में पूरी एनर्जी निकल जाती है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैम सेंट्रल विस्टा को ही लेकर है कि आप लोगों की तरफ से पूरी एफर्ट जारी है और इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को रोका जाए। लेकिन आपको उम्मीद क्या लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हरी झंडी ऑलरेडी दे दी है, कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे डिस्पाइट दिस ह्यूमंगस पैंडेमिक व्हिच इज इन प्लेस। सब लोगों ने इसको लेकर ऑब्जेक्ट किया है, उसके बीच ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये कहते हुए कि ये एक इसेंशियल सर्विस है। तो आपको लगता है कि सरकार इस पर मानेगी या जुडिशरी इस पर मानेगा? क्या होप आपको लगता है? देखिए, उम्मीद तो सबसे ज्यादा जुडिशरी पे ही की जा सकती है, क्योंकि उनके पास वो ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इस वक्त पावर्स हैं इसको रोकने के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है, ना बुलाने वाला है कोई। और पार्लियामेंट में तब वो भी तभी इफेक्टिव हो सकता है अगर आप ऑपोजिशन की आवाज सुने। अगर आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन तो विद मेजॉरिटी कोई पास नहीं कर सकता इनके खिलाफ। तो एक मुझे तो यही लगता है कि जुडिशरी के पास ही इस वक्त पावर्स हैं जहां से कुछ हो सकता है। अगर जुडिशरी में सेंसिटिविटी हो कि भाई कम से कम रोक दो, इस पे डिबेट करो, डिस्कस करो, कंसेंसस बिल्ड करो। देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक जो नोशन है ना कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, सरकार सिर्फ पावर है आपके पास, मेजॉरिटी है, तो आप जो मर्जी चाहे, ऐसे तो देश नहीं चलता है ना। आपको मान लो आपको गलत भी लगता है कि लोग जो गलत अपोज कर रहे हैं, तो आप लोगों को मनाइए, समझाइए, एजुकेट करिए, प्रोपेगेंडा करिए। अपना जो आपका जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, उसके बारे में टीवी में, प्रेस में बताइए, लोगों को कन्विंस करिए कि हाँ ये बहुत अच्छा है जो हम करने जा रहे हैं। पर लोग तो कन्विंस नहीं है, क्योंकि लोगों को तो ट्रांसपेरेंसी तक नहीं है। अभी तक आप डिनाई कर रहे हो कि कौन सी बिल्डिंग डिमोलिश होगी। जब एक लिस्ट आई है पिछले कुछ दिनों में कि नेशनल आर्काइव्स, नेशनल म्यूजियम, जवाहर भवन, IGNCA, शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन,
कि ये सारे डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, तो सरकार का जवाब क्या है कि अभी कोई इस पे पक्का फैसला नहीं है। ये कैसे हो सकता है जब सेंट्रल विस्टा का एक पूरा प्लान तो आपका इंटीग्रेटेड बना है ना, वो हिस्सों में थोड़ी बना है। जब आपका एक प्लान बन गया है तो वहां साफ होगा कि क्या क्या आपको डिमोलिश करना नहीं, है। और अगर सरकार के पास एक पूरी तय डेडलाइन है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के पहले उनको पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्लान पूरा तैयार है। और आपने मैम, तो आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप बताना भी नहीं चाहते हैं लोगों को, आप छुप छुप के ये करना चाहते हैं। आप कोविड का जो देखिए, और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि नहीं तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसके खिलाफ एक पीपल्स मूवमेंट जरूर होता, लोग जरूर वहां पहुंचते प्रोटेस्ट करने के लिए, लोग जरूर वहां पहुंचते जमीन में लेटने के लिए, लोग जरूर वहां पहुंचते पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इसके खिलाफ। अब तो मैम मीडिया के लिए भी तो बंद हो गया, उन्होंने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब बंद कर दी है कि वहां पर कोई अब बंद जर्नलिस्ट कर जाए दिए। ना। हाँ, अब तो सिर्फ वही फोटो आता है कि फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। अरे भाई, फोटोग्राफी क्यों प्रोहिबिटेड है? ये कौन सा कोई नेशनली सेंसिटिव यहाँ कोई एयरपोर्ट बन रहा है या कोई आर्मी का इंस्टॉलेशन बन रहा है कि ये यहाँ पे फोटोग्राफी काहे को प्रोहिबिटेड है? ये ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है, जो ये पूरे सरकार का एक वो मतलब बन गई है, एक छाप बन गई है, जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी छुपा के काम करना, इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं? अगर आपका इतना ग्रैंड विजन है तो लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप तो बहुत बढ़िया कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कन्विंस करिए ना। आफ्टर ऑल लोग तो अपने देश की उन्नति चाहते हैं ना। हमारे आर्किटेक्ट्स भी जो है, हमारे एक्सपर्ट्स भी जो हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में उन्नति हो। हम क्यों चाहेंगे कि कुछ अच्छा नहीं हो? अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो, और ये डिस्ट्रॉय करने को जस्टिफाई करने के लिए आप बताइए कि क्यों जरूरी है। और फिर दूसरी बात जो इस वक्त सेंसिटिव चीज सामने आई है, देखो हर कोई ये कह रहा है कि इतना खर्चा जो आप इस पे करने जा रहे हो इस समय पे, जब आप कह रहे हो कि वैक्सीनेशन के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए हमारे पास पैसे की तंगी है, स्टेट्स को आपने कह दिया वैक्सीनेशन खुद से खरीदिए, जो पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज करके स्टेट्स को दे रही थी, वो भी आपने छोड़ दिया, आप अपनी जिम्मेवारियां नहीं ले रहे हैं। तो इस वक्त आप इतना बड़ा एक एक्सपेंडिचर, जो कि अभी किसी को पूरा भी नहीं पता है, पर 20,000 करोड़ प्लस है उस पे, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते? मुझे तो एक मॉरली भी यहाँ पे, जहाँ पे लोग आपके सड़कों के ऊपर ऑक्सीजन की कमी से, हॉस्पिटल बेड्स की कमी से जान दे रहे हैं, लाखों में, अब तो हजारों में नहीं है ना, लाखों में हमारी गिनती हो गई, हमारे कितने लोग जो हैं शहीद हो गए इस कोरोना के लड़ाई में। एक वॉर लाइक सिचुएशन है आपके सामने। आप गांव में जाके कंडीशन देखिए, क्या कंडीशंस है, अखबारों में रिपोर्ट पढ़िए। आप कैसे, आपको वैसे ही कहना चाहिए कि ये सब इस तरह की चीजें हम बंद कर रहे हैं और सारी अटेंशन जो है हम सिर्फ ये लड़ाई को लड़ने के लिए कर रहे हैं, और हम सब लोगों को साथ लेके लड़ना चाहते हैं, और इसलिए अगर लोगों में कुछ असमंजस है तो चलो हम रोक देते हैं। मैम, लेकिन आपका जो ये कहना है ये बिल्कुल सही आपने कहा कि पारदर्शिता की इतनी ज्यादा कमी है मोदी सरकार में कि लोगों का वाकई में इसलिए भरोसा उठ रहा है। और अगर जैसा आपने कहा कि एक इतना ग्रैंड विजन है सेंट्रल विस्टा का, तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में उसकी जागरूकता फैलाएं, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा है। और जो आपने ये कहा कि इतिहास इस समय एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, आपकी बातें सुनकर आज मैं भी थोड़ा सा डर गई हूँ कि मेरे बच्चे या जो आगे की जो जनरेशंस होंगी वो किस तरीके का इतिहास पढ़ेंगी। तो मृदुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातों पर सबका ज्ञान दर्शन किया, थैंक यू सो मच। और आप सत्य हिंदी पर आई, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आपको मृदुला मुखर्जी के साथ ये इंटरव्यू कैसा लगा, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वंस अगेन मृदुला मुखर्जी फॉर कमिंग ऑन सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।